रिटायर्ड गजनफर अली साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। गजनफर साहब, आज जो कहा गया आर्मी चीफ की तरफ से कि 9 मई के जो वाक़यात हैं और उसके मास्टरमाइंड हैं, उनकी इस मज़मूम अज़ाइम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और अब उनको आर्मी एक्ट और सीक्रेट ऑफिसर एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ की जाएंगी, आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। तो पहले तो देखिएगा कि ये एक फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस है जी जी, और फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर पूरे पाकिस्तान से जो डिवीजनल कमांडर्स होते हैं, जो कोर कमांडर्स होते हैं, जो स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं या जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस के जितने कमांडेंट्स होते हैं वो सारे इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं। तो इसके अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह आपने भी जो एक चीज़ का जिक्र किया और उसके साथ साथ और भी रिलेटेड है 9 मई के वाक़े से, क्योंकि 9 मई के वाक़े से तो पूरे पाकिस्तान में हर जी हो शख्स ने बड़ी शिद्दत से मजम्मत की है। तो ये जो चीज़ें इस वक्त जो बयानात आ रहे हैं, जो बयानात हम पढ़ रहे हैं, जो बयानात हम देख रहे हैं, ये एक यूनिटी ऑफ कमांड को एक्सप्रेस करते हैं कि जी जितने फौज के फॉर्मेशन कमांडर हैं वो थिंकिंग के पीछे खड़े हुए हैं जो रियलिटी से रिलेट करती है या जो ग्राउंड रियलिटी से रिलेट करती है। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग जो हैं उनको गिरफ्तार किया जा चुका है, उनकी बहुत सारे लोगों की जियो फेंसिंग हुई है, जियो फेंसिंग के जरिए आप आगे गए हैं। तो अब इसमें आने वाले दिनों में जिस तरह जो चीज़ की जाएगी वो साफ जाहिर है उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को सामने रख के और उन रियलिटीज को सामने रख के की जाएगी जो जुराइम के हिसाब से सामने आ रही है। उसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट हो या फायर एक्ट हो या एंटी टेररिस्ट एक्ट हो, जो भी चीज़ें होंगी वो उस इंटेंसिटी से, क्योंकि जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो आपको पता है उसमें कुछ प्रैक्टिकल और कुछ लोग होते हैं जो करने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बैकग्राउंड में होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नारे लगाने वाले होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो स्टार दिलाने वाले होते हैं। तो वो जो नेचर ऑफ क्राइम है और जो एक्सटेंट ऑफ क्राइम है उसके हिसाब से मेरा ख्याल जब लीगैलिटी में आप जाएंगे और लीगल ब्रांच को एनालाइज करेगी, जैसे आर्मी में एक लीगल ब्रांच है जो चीज़ों को एनालाइज करती है और उस हिसाब से वो डिसाइड करती है कि इसके ऊपर कौन सी कदम लगनी है, कौन सा एक्ट लगना है, कौन सा लॉ लगना है, क्या चीज़ करें, वो उनका स्पेशलिस्ट का काम है और वो डिसाइड करेंगे कि इन तमाम चीज़ों को किस तरह हैंडल करना है। लेकिन ये जो चीज़ें आज एक यूनिज्म के तौर पे, एक कॉमन थिंकिंग के तौर पे, एक कॉमन पर्सपेक्टिव के तौर पे जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें ये लगता है उसमें इस किस्म का तमाम तासुरात ख़त्म हो जाते हैं कि जी आम जो एक पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की अप्रोच इस किस्म के वाक़यात में जहाँ अपने शहीदों की जो यादगारें थी उनके ऊपर अटैक किया, उनको उनकी डिसरिस्पेक्ट की, वो तमाम फेयर जो है ख़त्म हो जाते हैं। और इंटरनेशनल लेवल पे भी इस किस्म की जो कॉन्फ्रेंसेज होती है वो बहुत इमेज और बहुत मैसेज कन्वे करती है। तो दो तरीके से इंटरनली भी और इंटरनेशनली भी मेरा ख्याल एक ऐसा फोरम था जिसकी जो भी बातचीत सामने आएगी, जो भी एक्सप्रेशन सामने आएगा, जो भी स्टेटमेंट सामने आएगी, उसको बड़ी क्रेडिबिलिटी जो है दुनिया जो है उस पर यकीन करेगी और आने वाले दिनों में जो चीज़ें होंगी इसके हिसाब से वो खुद ब खुद जाहिर होती जाएगी। और गजनफर साहब, 9 मई के बाद जो इस वक्त मुल्क के हमारे मौजूदा हालात हैं, इसमें कितनी ज़रूरत थी और कितनी इंपॉर्टेंस हो सकती है इस फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की, और फिर जो इसमें गुफ्तगू की गई, जो इसमें फैसले सामने आए, जिस तरह से आर्मी एक्ट के तहत सजाएं देने की अब बात हो रही है, ये कितना ज़रूरी था? एक तो याद रखिएगा कि फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो हर महीने हर साल में एक दफ़ा ज़रूर मुनक़्क़िद की जाती है। जिस तरह कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो है वो अमूमन हर महीने तकरीबन होती है, क्योंकि ये वो फोरम होते हैं जहाँ पे आप पॉलिसी डिसीजन देते हैं। और ये फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस ये भी करैक्टरिस्टिक है, यहाँ पे जो सिलेक्शन बोर्ड होता है जहाँ पे आप लोगों को प्रमोट करते हैं सीनियर रैंक्स में, उसकी भी रेटिफिकेशन और उसकी भी जो अपना प्रोसेस है वो भी इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुकम्मल होता है। तो इसकी इम्पोर्टेंस तो अपनी जगह पे मौजूद है। और जब देखिए ना, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि जब तमाम कमांडर्स एक जगह बैठे हुए हैं और वो किसी चीज़ के ऊपर गौर कर रहे हैं, कोई पॉलिसी के ऊपर गौर कर रहे हैं, कोई इवेंट के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो वो बजाते खुद अगर आप उसमें कोई स्टेटमेंट ना भी निकालें तो वो बजाते खुद एक अहमियत हासिल कर जाती है।
कि जी इतने सारे लोग एक जगह जमा है और वो एक चीज़ के ऊपर बहस कर रहे हैं और उसका फिर जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो सामने आ रहा है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट ओकेजन होता है और इस चीज़ में इसको किसी भी तरीके से आप इसको लाइटली नहीं ले सकते और इसमें जो भी चीज़ कही जाएगी फिर जो कहा जाएगा, जब इतने सारे लोग एक चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं तो साफ जाहिर है उसके अंदर जो आप डिसीजन लेंगे उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। और गजनफर साहब, इसका प्रोसीजर क्या होता है जब आर्मी एक्ट तहत कार्रवाइयाँ लोगों के ख़िलाफ़, उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि एक दुश्मन एजेंडे पे काम करते हैं, रियासत के ख़िलाफ़ जाते हैं, जो कि 9 मई को जो कुछ हुआ, तो फिर क्या प्रोसीजर होता है उसका, किस तरह से सजाएं मिलती हैं उनको? मैंने आपसे अर्ज किया ना कि एक तो जो भी एक्सटेंट ऑफ क्राइम है, जैसे मैंने आपसे अर्ज किया कि कुछ लोग इस किस्म के जब भी वाकयात होते हैं उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो फिजिकली डैमेज में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ इंसाइटर्स होते हैं, कुछ नारे लगाने वाले होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो पीछे खड़े होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो डायरेक्ट। तो इसमें तमाम चीज़ों में उसके जो आप कहते हैं ना ग्रेविटी ऑफ क्राइम जिसको आप कहें, यानी उस जुर्म की ग्रेविटी क्या है उसके हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि, और उसके लिए लीगल माइंड्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में एक बाकायदा पाकिस्तान आर्मी में एक लीगल ब्रांच है, लेफ्टिनेंट जनरल अपना जिसको लीगल ब्रांच है, जहाँ पे लोग जिन लोगों ने लॉ किया होता है और उनका लॉ का बड़ा तजर्बा होता है वो मौजूद होते हैं। तो वो इस चीज़ को देखेंगे। अब हमारे लिए ये कह देना कि सब पे एक ही जुर्म लगेगा, एक ही क्लॉज लगी, वो मेरा ख्याल आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, क्योंकि हम हर एक के क्राइम को जानते नहीं है। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो हो रही हैं, जियो फेंसिंग भी हुई है, तस्वीरें भी लोगों की सामने आई हैं, तो उसमें ग्रेविटी क्या है उसके हिसाब से फैसला होगा। फिर अमूमन जो भी शख्स होता है उसको अपने आप को डिफेंड करने का जो है वो भी राइट दिया जाता है। अब उसमें वो डिफेंस लॉयर खुद हायर कर सकता है। अगर उसके पास पैसे नहीं होते डिफेंस लॉयर हायर करने के, तो उसको फिर जो इंस्टीट्यूशन होता है या जो चीज़ें वो डिफेंस लॉयर प्रोवाइड करते हैं, तो उसके ऊपर एक बड़े प्रॉपर तरीके से जो है वो केस की हेयरिंग की जाती है और उस कोर्ट की एक फॉर्मेशन होती है, उसका एक प्रेसिडेंट होता है, उसका 2-3 मेंबर्स होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें होती है जो एक बहुत बड़े प्रेस्क्राइब प्रोसीजर के तहत जो चल रही है। तो गजनफर साहब, ये तो बड़ा ये प्रोसीजर तो बज़ाहिर वैसे ही लग रहा है जैसे हमारी सिविलियन कोर्ट्स में होता है। तो बुनियादी फर्क है कि आर्मी एक्ट और फिर हमारे सिविलियन लॉ में? वो सिविलियन लॉ का तो ये है ना कि आपके उधर वो इसका प्रोसीजर ये होता है कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आपको नहीं होती। जब तक केस चलना शुरू होता है तो वो केस जब तक कंक्लूजन तक नहीं पहुंचता उस तक वो केस चल जाता है और उसमें प्रोसिक्यूटर अपना मुकदमा पेश करते हैं, डिफेंस लॉयर उसको कंटेस्ट करता है और ये एक आप कहें कि ये इन कैमरा भी हो सकती है और अगर चाहें तो इसमें इन कैमरा के बगैर भी हो सकती है। इसका सिर्फ ये सिविल अदालतों की तरह ये नहीं होता कि इसके अंदर कोई एडजस्टमेंट आ जाए, कोई नई चीज डाल दी जाए। और इसमें हुकूमत का कोई किरदार होता है क्या गजनफर साहब? नहीं, जब एक दफा कोर्ट बन गई फिर किसी का किरदार नहीं होता। सही। जब एक दफा कोर्ट बन गई तो उसके अंदर जो मुकदमा जिस तरह पेश होना है, जो प्रेसिडेंट है उसको जिस तरह अपना आर्गूमेंट होने हैं, जो चीजें पेश की जानी है, उसको डिफेंस ने जिस तरह काउंटर करना है, उससे जो तस्वीर उभरनी है उसके मुताबिक उस अदालत ने फैसला दिया। ठीक है गजनफर साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। मोइनुद्दीन साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके वक्त का। अभी हम गुफ्तगू कर रहे हैं जो इंतहा यहाँ में कॉन्फ्रेंस हुई है, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, जिसका एलामिया जारी किया गया और उसमें बताया गया है कि जितने भी लोग हैं जो साने 9 मई में मुलव्विस थे, सहूलतकार थे, मास्टरमाइंड थे, प्रोपेगेंडा करने वाले थे, उन सबको फौजी अदालतों में सजाएं दी जाएंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या कहेंगे सबसे पहले आप? जी हाँ, ये तो पॉलिसी काफी अरसे से अनाउंस की हुई है कि 9 मई को जिन लोगों ने फौज के इंस्टॉलेशन पर हमले किए हैं और नुकसान पहुंचाया है और शोधा की यादगारों को नुकसान पहुंचाया है, तो उस पर तो पहले भी पॉलिसी दी जा चुकी है कि इन लोगों का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा और जिसने ये जो है कानून तोड़ा है और ये चीज़ों पर हमले करके नुकसान पहुंचाया है तो उनको सजाएं मिलेंगी। ये इसी बात का दोबारा से इरादा किया गया है कि ये इस तरह से आगे चलेगा। मोइन साहब, लेकिन इसमें ये भी कहा गया जो इंसाइडर्स हैं, जो मास्टरमाइंड हैं इस सारे वाक़ये के और जिन्होंने ये कोशिश की या जिनका ये पूरा एजेंडा था, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। तो किस तरह से होंगी ये कार्रवाइयाँ उनके खिलाफ? जी हाँ, जो देखिए इसमें बहुत से लोग अभी आकर बता रहे हैं कि हमें
किसने वहाँ जाने को कहा था या किसने हमको मोटिवेट किया था कि ये काम करो, तो इसका मतलब जो हैंडलर्स हैं या मास्टर माइंड हैं उनके नाम सामने आ जाएंगे और उनका केस भी मिलिट्री कोर्ट में चलेगा और उन पर अगर चार्जेस प्रूव होते हैं तो उनको सजाएं मिलेंगी। और जनरल साहब, हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट्स में जब एक आम शख्स पेश होता है या कोई खास शख्सियत पेश होती है तो दोनों के प्रोटोकॉल्स में, तरीक़ेकार में, ट्रीटमेंट में बड़ा फ़र्क होता है। वो हम अपनी स्क्रीन्स पर रोज़ाना की बुनियाद पर देखते हैं। तो क्या मिलिट्री कोर्ट्स में भी ऐसा ही होता है या सबके लिए कानून बराबर होता है? मिलिट्री कोर्ट में सबके लिए कानून बराबर है और सबको मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपना वकील लाने का। और जो मेरी समझ है वो ये है कि जब पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भी मुकदमा चलता है तो एक अपील का हक जो है सिविल कोर्ट में दिया गया है। अच्छा। जो पहले नहीं था, बाद में ये लॉ बना था कि इनको एक अपील का हक होगा। तो ये और जनरल साहब, केसेस को खत्म करने के लिए जी कोई टाइम फ्रेम भी होता है कि ये इतने माह तक इस केस की समाप्त चलेगी या फिर जिस तरह सिविल कोर्ट्स में कई कई साल तक चल रहे होते हैं मामला? मिलिट्री कोर्ट में लगातार कार्रवाई होती है और नॉर्मली मिलिट्री कोर्ट के फैसले जो है वो इतनी देर नहीं लगाते और वो मतलब जल्दी फैसले हो जाते हैं वहाँ पर। मोइन साहब, ये कितना जरूरी था? आप ये समझते हैं कि जो आज फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, अच्छा, जो फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हुई और जिसमें दोबारा से इस बात का यादा किया गया कि 9 मई के वाक़यात के हवाले से वो लोग जो मुलव्विस हैं उनके खिलाफ ये कार्रवाइयाँ की जाएंगी, कितना ज़रूरी था? ख़ासतौर पर अगर 9 मई के हम स्याह तरीन दिन की बात करें, जो ये एक एजेंडा जिसके ऊपर काम किया गया और जो लोग मुलव्विस थे, ये कितना ज़रूरी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए? ज़रूरी है ये जाहिर है काफ़ी लोग जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं, अपना कैमरेज के थ्रू किए गए हैं और जो लोग पकड़े गए हैं उनसे पूछगछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उन्होंने ये लोग पिन पॉइंट किए हैं जो तोड़ फोड़ में और चलाने में मुलव्विस थे, तो उनको काफी हद तक आइडेंटिफाई कर लिया गया है। ठीक है, तो गजनफर साहब, ये अगर जी ब्रिगेडियर साहब भी मौजूद हैं, गजनफर साहब ये बताइएगा कि अगर कोई नरमी की गुंजाइश इसमें होती है, अगर कोई पहली समात में जाकर गैर मशरूत माफ़ी मांग ले और अपने जुर्म को कबूल कर ले, तो क्या वहां पर कहीं कोई गुंजाइश निकलती है? गजनफर साहब की लाइन ड्रॉप हो गई। मोइनुद्दीन हैदर साहब, अगर इस बात का जवाब आप भी दे सकें कि अगर कोई अपने कर ले और वो केस लंबा चले ही ना, तो उसके खिलाफ जी किसी ने कोई अगर जुर्म किया है, किसी ने कोई कत्ल किया है, किसी ने कोई गिराव जलाव किया है, किसी ने किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो ये थोड़ी कि वो जब जुर्म हो गया तो कोई वो माफी मांगने, ऐसी गलती नहीं है। ये जुर्म तो जुर्म होता है और माफी मांगने से उसकी नौयत खत्म नहीं हो जाती या सजा खत्म नहीं हो जाती। तो क्योंकि थोड़ा सा अगर हम इसको एक्सप्लेन कर लें मोइनुद्दीन हैदर साहब के, जिस तरह से अगर हम बात करते हैं आम सिविल अदालतों में कि एक मुद्दई मुकदमा होता है, उससे मुआफ़ी मांगते हैं जो मुजरिम है, मुलजिम है, और उसके बाद मुकदमा खत्म हो जाता है, मुआफ़ी तलाफी हो जाती है, केस खत्म हो जाता है। तो क्या इन अदालतों में भी ऐसा होता है? ये सवाल हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। देखिए आप जो बात करनी है, सिविल अदालतों में भी ऐसा नहीं होता कि किसी ने कोई बड़ा जुर्म किया हुआ हो, कत्ल डाका डाला हुआ हो और वो कहे कि जरा मैं जो गलती हो गई, ये गलती नहीं है, जुर्म है। ये गलती और जुर्म में फर्क पता होना चाहिए। तो ये जुर्म जो है उसको माफी नहीं होती, उसका कोर्ट में सजा उसकी होती है, फिर वो आगे अपील करता रहे अपना, फिर उसको प्रूव करता है। लेकिन ऐसी कोई प्रोविजन नहीं होती क्या बोले जी मैं नादिम हूँ और मुझसे गलती हो गई तो मैंने जला दिया था तो उसको तोड़ दिया था। वैसे इसका तो कोई एक टाइम फ्रेम होता होगा कि इतने अरसे में इस पे कार्रवाइयाँ होती हैं आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो भी लोग मुलव्विस होते हैं इसमें? ऐसे मेरे नॉलेज में नहीं है कि आप जो है कोई जुर्म करें और फिर कहेंगे वो गलती हो गई तो उसको फिर तोड़ दीजिए, ऐसा मेरे नॉलेज में नहीं है, ऐसा मिलिट्री कोर्ट पे नहीं होता। अच्छा, एक सवाल मैंने आपसे और किया मोइन साहब कि कोई टाइम फ्रेम होता है कि इस टाइम फ्रेम में आपको केस को ये चलाना होता है, जो भी लोग मुलव्विस हैं उनके खिलाफ, क्योंकि इस पे तो सबूत मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, एक तो ये चीज़, और दूसरा एक सवाल और कि क्या कोई गवाह भी पेश किए जाते हैं या फिर सबूत होते हैं उनके तहत ही कार्रवाइयाँ आगे बढ़ाई जाती हैं? देखिए, मिलिट्री कोर्ट में हर एक को मौका मिलता है अपनी सफाई पेश करने का, अपने वकील लाने का, अपने गवाह पेश करने का, अपनी बेगुनाही साबित करने का, वो सब उनको मौके दिए जाते हैं।
लेकिन मिलिट्री कोर्ट की कार्रवाई लगातार चलती हैं, तो नॉर्मली ब्रेक नहीं होती। और जिस तरह सिविल कोर्ट में होता है कि जी आज वकील बीमार है तो आज फलाना हो गया तो आज ये हो गया, इस किस्म की बातें बर्दाश्त नहीं की जाती। तो ये स्पीड पर ट्रायल होते हैं। और जनरल साहब, नजरसानी की जो अपील है वो फिर मिलिट्री कोर्ट में ही दायर होती है और वहीं के जजेस उसको सुनते हैं और वही फैसला करते हैं फिर? तो मेरा ख्याल है कि पहले तो यही था कि कोई अगर मिलिट्री कोर्ट में, टेररिस्ट जमाने में मिलिट्री कोर्ट बने थे APS के आने के बाद, तो एक लॉ पास हुआ था कि जिसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होगा तो उसको एक अपील का हक हासिल होगा। तो बाकी तो आपको पता है अपील लोग मुख्तलिफ जगहों पर 3-4 पहले सिविल में, इसमें एक अपील का हक दिया गया है। तो कहीं अपील हाई कोर्ट में कर लेगा, जहाँ भी करेगा जिसकी इजाजत है। मिलिट्री कोर्ट भी होता है, लेकिन ये नॉर्मली सिविल कोर्ट में अपील की इजाजत है। अच्छा, यानी सिविलियन कोर्ट में भी आप कह रहे हैं कि वो अपील हो सकती है उसके खिलाफ? अपील तो हो सकती है, लेकिन नॉर्मली लोग सिविल कोर्ट में फिर अपील करते हैं, क्योंकि फौज ने तो फैसला एक दफा कर दिया, मतलब मिलिट्री कोर्ट ने। तो ठीक है, चले मोइनुद्दीन हैदर साहब से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। तो मोइनुद्दीन साहब, अब ये फॉर्मेशन में अब जो एक पॉलिसी तय कर ली है, सलमान अमान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि नुमाइंदे खुसूसी हैं जिन्होंने इस फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस को कवर किया। तो सलमान, ये बताइएगा कि जो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आर्मी चीफ की जानिब से जो कही गई, जो कि अब ज़ाहिर आगे पॉलिसी की सूरत में वक्तन फ़वक्तन हम उस पर अमल दरामद भी देखेंगे, तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ अब कब से होगा? ये आर्मी एक्ट जो नाफिज किया गया है, इसके खिलाफ केसेस का आगाज़ कब से होगा? कोई तारीख, कोई अनाउंसमेंट हुई? बिल्कुल, आर्मी एक्ट तो पाकिस्तान में पहले से ही नाफिज है, ये कोई नया कानून नहीं है। जैसे कि हम पहले भी बात कर रहे थे, ये केसेस जो हैं, ये बहुत सारे केसेस जो हैं जो हम देखते हैं कि बहुत सारे मामला के अंदर कानूनी कार्रवाई जो है, जिसमें सबसे पहला मरहला जो है वो तफ्तीश का मरहला है, जिसके अंदर शनाख्त का मरहला है कि बहुत सारी वीडियोज आप देख रहे हैं कि हमारी TV स्क्रीन पर भी आ रही है, मीडिया पर भी आ रही है, जिसमें इस हमले के अंदर जो मुलविस अफराद हैं जो कि ऑन ग्राउंड मौजूद थे उस रोज 9 मई के रोज, चाहे वो लाहौर का जिना हाउस हो, कोर कमांडर्स हाउस हो, या पेशावर में रेडियो पाकिस्तान पर हमला करने वाले नासिरों, सबसे पहले तो उनकी शनाख्त जो है वो वीडियोस के जरिए सामने आ रही है। और इसके अलावा बहुत सारे अफराद जो है वो इस वक्त उन वीडियोस की बेसिस के ऊपर या जो एविडेंस अवेलेबल है उसके ऊपर उनको हिरासत में भी लिया जा चुका है। और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई जो है वो इस वक्त वो एक कानून चूंकि पहले ही मुल्क में नाफिजुल अमल है, कानून मौजूद है और कानून से कोई भी जो है लाइल्मी का इजहार करके उससे बरी जिम्मा नहीं हो सकता। तो कानून मौजूद है और उस कानून के ऊपर ही अमल दरामद करते हुए बहुत सारे अफराद को जो एविडेंसेस मौजूद है उनकी बुनियाद के ऊपर हिरासत में लिया भी जा चुका है और तफ्तीश जो है वो काफी आगे तक बढ़ भी चुकी है। और अब इसके बाद बाकायदा तौर पर जो कोर्ट है, डिपेंड करता है कि किसके खिलाफ कौन सी अदालत के अंदर मुकदमा चलाया जाएगा उनके जराइम की नौयत की बुनियाद के ऊपर। तो ये कानूनी प्रोसेस जो है वो इस वक्त जारी है, ऑनगोइंग प्रोसेस है और इसमें डेफिनेटली जो कानून का एक अमल है, कानून का एक दायरा कार है, कानून का एक ज़ाब्ता है, वो उसके अंदर वक्त लगता है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिनके खिलाफ तफ्तीश की जा रही है और वो तफ्तीश काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, सॉलिड एविडेंसेस उनके खिलाफ मौजूद है, उनके खिलाफ जो कानून मौजूद है उसकी रोशनी के अंदर सिविल अदालतों के अंदर भी और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी कार्रवाई होगी। और जो अनासर एलिमेंट्स जो हैं, उकसाने वाले, सहूलतकार, मास्टरमाइंड या ऑन ग्राउंड जो लोग मुलव्विस थे, जिन्होंने उस तमाम जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है उनके लिए बताइए कि जो अहम फॉर्मेशन को कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें आज आर्मी चीफ ने क्या कहा, क्या कुछ हुआ? जी बिल्कुल, आज की जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी बुनियादी तौर पर 81st फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और इसका आज का जो बुनियादी फोकस था, जैसे कि हम पहले भी कह चुके हैं कि वो 9 मई के वाकयात जो हमने देखे मुल्क के अंदर रूनुमा हुए, वो तमाम तर वाकयात जो है उनको ही फोकस किया गया और उन्हीं वाकयात के ऊपर आज की फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर बात हुई। आर्मी चीफ ने बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की इसके अंदर, जिसका लुबे-लुबाब यही था कि इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर, इस तमाम तर वाक़े के अंदर जो भी मुलव्विस अनासिर हैं, मास्टरमाइंड्स हैं, सहूलतकार हैं, उनको कानून के दायरे में लाया जाएगा, उनको कानून के कटहरे में लाया जाएगा। शोहदा को तमाम शुरका ने बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर खराज अकीदत पेश किया और कहा कि रियासत पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज शोहदा पाकिस्तान और उनके अहले खाना को एहतराम की निगाह से देखते हैं और देखते रहेंगे और उनकी जो लाजवाल कुर्बानियां हैं पाकिस्तान के लिए उनको हमेशा सराहा जाएगा। और जो चीज तो ये थी कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज का हमेशा से ही
रिश्ता रहा है, खास अटूट रिश्ता रहा है। और इसमें वाज़ेह किया गया, आर्मी चीफ पहले भी कह चुके हैं कि इस अटूट रिश्ते के अंदर जो भी दरार डालने की कोशिश करेगा उसको नाकाम बनाया जाएगा, उसको पूरी कुव्वत पे जवाब दिया जाएगा। और उसके बाद फिर उन्होंने हवाला दिया कि 25 मई की जो तकरीबात पूरे पाकिस्तान में शोहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुनक्किद की गई, उसमें जिस तरह से शहरियों ने रिस्पॉन्स दिया, उसमें जिस तरह से अवाम ने शिरकत की, वो इस बात का सबूत है कि वाज़ेह पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान कोई नहीं आ सकता। इसके साथ ही जो फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसकी शुरा ने भी इस बात का आज़म किया। सबसे पहले तो जो तमाम तर वाक़यात थी उनकी मजम्मत की और कहा कि जो मजमूम मकासद के उसूल के लिए रियासत और रियासी इदारों के खिलाफ नफरत को परवान चढ़ाने वाले नासिर और नासिर जिन्होंने अपने सियासी मकासद के लिए पाकिस्तान में अफरा तफरी पैदा करने की कोशिश की, मुल्क के अंदर एक क्यास क्रिएट करने की कोशिश की, उनके खिलाफ जो है वो घेरा तंग किया जाए। और इसके साथ ही जो मास्टर माइंड है, मंसूबा साज, अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स। कोर्ट राउंड अप नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।